10th क्लास। आज हम करेंगे क्लास 10th के मैथमेटिक्स के जो आपका सेट 1 है जुलाई 2022 उसका सॉल्यूशन। उसमें जो हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट था वो ये है कि इनमें से कौन सी संख्या अपरिमेय है। √1, √4, √9 या 3√2 इन चारों में से कौन सी संख्या अपरिमेय है। देखो हमें पता है कि जो परिमेय संख्याएं होती हैं उनका रूट पूरा पूरा निकल जाता है या उन्हें हम p/q की फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, तो जो √1 है इसका वर्गमूल जो होगा वो 1 ही होगा। ठीक है, उसको मैं 1/1 लिख सकती हूँ। ठीक है, सेकंड है हमारा ऑप्शन √4। 4 का वर्गमूल क्या होता है 2, उसको भी मैं परिमेय रूप में लिख सकती हूँ 2/1। ठीक है, तो ये भी परिमेय हो गई। और वर्गमूल 9 को मैं लिख सकती हूँ 3/1। ठीक है, तो ये भी परिमेय संख्या हो गई। जो हमारा फोर्थ ऑप्शन है वो है 3√2। वर्गमूल 2 जो है वो परिमेय संख्या नहीं है, क्योंकि वर्गमूल 2 का जो दशमलव प्रसार होता है वो अशांत आवर्ती होता है, यानी नॉन टर्मिनेटिंग होता है ये। इसीलिए ये हमारी कौन सी हो गई अपरिमेय संख्या। ठीक है, तो इसका हमारा ऑप्शन हो जाएगा फर्स्ट का ऑप्शन नंबर डी 3√2। ये हमारी कैसी संख्या है अपरिमेय संख्या। ठीक है, अब जो हमारा आंसर है सेकंड क्वेश्चन का, हमसे क्या पूछा गया है कि द्विघात बहुपद दिया हुआ है 3x² + x - 2 इसके शून्यकों का योगफल। इसके शून्यकों का योगफल निकाल लेते हैं हम। क्या दिया हुआ है हमें 3x² + x - 2। ठीक है, अब शून्यकों का योगफल, इसका मैंने आपको फॉर्मूला बताया हुआ है कि शून्यकों का योगफल होता है -b/a और गुणनफल हमें पता है c/a होता है, लेकिन हमसे सिर्फ क्या पूछा गया है योगफल। ठीक है, तो पहले हम इस इक्वेशन को से a जो है वो क्या हो जाएगा हमारा 3। ठीक है, x² के साथ क्या है 3, x के साथ क्या है 1 माना जाएगा, तो b क्या हो जाएगा 1। और c क्या होता है ये जो विदाउट x वाली हमारी टर्म होती है, यानी -2। ठीक है, तो यहाँ पर हम शून्यकों का योगफल निकालेंगे। b क्या है हमारा 1, फॉर्मूले में माइनस होता है तो ये क्या हो जाएगा -1। a क्या है 3। ठीक है, तो हमारा शून्यकों का योगफल क्या हो गया -1/3। ठीक है, तो ये हमारा ऑप्शन नंबर सी है, ये वाला ऑप्शन है। ठीक है, -1/3 ऑप्शन सी। ठीक है, अब है आंसर नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में हमसे क्या पूछा गया है कि एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों के योग तथा गुणनफल क्रमशः 4 और 1 हैं। यानी हमें योग और गुणनफल दिया हुआ है, हमने क्या निकालना है द्विघात बहुपद। देखो शून्यकों का योग हमें दिया हुआ है, शून्यकों का योग दिया हुआ है 4 और शून्यकों का गुणनफल दिया हुआ है 1। ठीक है, हमने निकालना क्या है द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद का हमारे पास फॉर्मूला होता है, अगर हमें शून्यकों का योग और गुणनफल दिया हुआ हो तो बहुपद ऐसे निकालते हैं x² - शून्यकों का योग इंटू x प्लस शून्यकों का गुणनफल। ठीक है, ये हमारा क्या होता है द्विघात बहुपद। ठीक है, इसको हम शॉर्ट फॉर्म में ऐसे भी लिखते हैं x² - sx प्लस p, यानी s जो होता है योगफल सम और p क्या होता है प्रोडक्ट यानी गुणनफल। ठीक है, तो हमें योग कितना दिया हुआ है 4, यहाँ रख देंगे 4x प्लस p यानी प्रोडक्ट गुणनफल वो क्या है 1। ठीक है, तो हमारा द्विघात बहुपद क्या हो गया x² - 4x प्लस 1। ठीक है, ये हमारा है ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ये हमारा आंसर हो गया ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या पूछा गया हमारे से, रैखिक समीकरणों के युग्म x + 3y - 3 = 0
तथा 2x जमा y माइनस 5 बराबर 0 का हल होगा। अब ये हमारे से पूछ रहे हैं कि इनके हल कैसे होंगे। फर्स्ट ऑप्शन में है अद्वितीय हल, सेकंड में है कोई हल नहीं, सी में है अपरिमित रूप से अनेक हल, या फिर इनमें से कोई नहीं। देखो अब इसको हम कैसे निकालेंगे। इसमें हम जब हमें दो समीकरणें दी होती हैं तो हम क्या निकालते हैं, पहली समीकरण से a1 b1 c1 और दूसरी से a2 b2 c2। ठीक है, तो यहाँ a1 हमारा 1 हो जाएगा, b1 3 और c1 -3। ठीक है, और a2 हो जाएगा 2, b2 हो जाएगा 1 और c2 हो जाएगा -5। ठीक है, फिर हम क्या निकालते हैं, a1 बटे a2 और b1 बटे b2। पहले ये निकाल के देख लेते हैं। a1 बटे a2 क्या होगा, 1 बटे 3। ठीक है, एक ये रहा और a2 क्या है 2, 1 बटे 2। ठीक है, और b1 कितना है 3 और b2 कितना है 1। देखो यहाँ हम देख रहे हैं कि a1 बटे a2 जो है वो b1 बटे b2 के इक्वल नहीं है, इसलिए अब हमें आगे निकालने की जरूरत नहीं है। हमें यही पता लग गया कि हमारा क्या है, अद्वितीय हल है। ठीक है, तो ये आपका ऑप्शन आ जाएगा ए, ऑप्शन ए अद्वितीय हल। ठीक है, अद्वितीय हल। अब है आंसर हमारा क्वेश्चन 5 का। क्या पूछा गया हमारे से, p के किस मान के लिए द्विघात समीकरण के मूल बराबर होंगे। कौन सी समीकरण दी हुई है हमें, 3x² माइनस 5x जमा p बराबर 0। हमसे ये पूछा गया है कि p के किस मान के लिए, यानी हमने क्या निकालना है, p की वैल्यू निकालनी है। और हमें ये कहा गया है कि p के किस मान के लिए इस द्विघात समीकरण के मूल कैसे होंगे, बराबर होंगे। और हमें ये पता है कि मूल बराबर कब होते हैं, मूल बराबर होंगे यदि हमारा d जो होता है वो किसके बराबर होता है, 0 के बराबर होता है। यानी b² माइनस 4ac किसके बराबर होगा, 0 के बराबर। ठीक है, तो यहां से हमारा a क्या होगा 3। ठीक है, b क्या होगा -5 और c क्या होगा p। ठीक है, तो अब यहाँ रख दो, b² यानी -5 का स्क्वायर माइनस 4, a कितना है 3 और c क्या है हमारा p बराबर 0। ठीक है, इसको हम हल करेंगे। -5 का स्क्वायर हो जाएगा 25, माइनस में 4 दिए 12, p बराबर 0। ठीक है, तो 25 को यहीं रहने दो, 12p को आप इधर ले आओ। ठीक है, तो p हमारा कितना आ जाएगा 25/12। तो p का मान हमारा क्या आ गया, 25/12। ये हमारा आंसर हो गया। और ये है हमारा ऑप्शन नंबर बी, ये वाला ऑप्शन नंबर बी, ये हो जाएगा हमारा आंसर। ठीक है, तो आप इसमें लिखो ऑप्शन बी इज करेक्ट, 25/12। ठीक है, अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में हमें क्या दिया हुआ है, हमें दिया हुआ है HCF जो है वो HCF किसका, 306 और 657 का। यानी दो संख्याएं हमें ये दी हुई हैं 306 और 657। ठीक है, इनका HCF दिया हुआ है कितना, 9। ठीक है, और हमने निकालना क्या है, हमने इन्हीं दो संख्याओं का यानी 306 और 657 का हमने क्या निकालना है, LCM। ठीक है, तो देखो एक फॉर्मूला मैंने आपको बताया था कि दो संख्याओं का गुणनफल किसके बराबर होता है, जो हमें दी हुई संख्याएं होती हैं अगर मैं उनका गुणनफल कर दूं तो वो उन्हीं दो संख्याओं के HCF और LCM की गुना के बराबर होता है। ठीक है, तो हमने निकालना LCM है ना, तो आप LCM को यहीं रहने दो। तो हमारा फॉर्मूला हो जाएगा दो संख्याओं का गुणनफल बटे में उनका HCF, या फिर आप ऐसे भी लिख सकते हो फॉर्मूला, क्योंकि हमने LCM निकालना है तो आप सीधा ये फॉर्मूला भी लिख सकते हो, पहली संख्या गुना में दूसरी संख्या, एक ही बात है ना।
या तो ऐसे लिख दो पहली संख्या गुना दूसरी संख्या, या लिख दो दो संख्याओं का गुणनफल बटे में उनका HCF। ठीक है, तो अब हमें पहली संख्या क्या दी हुई है 306 और दूसरी संख्या दी हुई है 657 और HCF हमें उनका कितना दिया हुआ है 9। ठीक है, तो अभी हम देखते हैं ये कट रहा है 9 से, 9 तिये 27, हाँ ये पूरा पूरा कट रहा है, 9 तिये 27 और 9 चौके 36। तो अब 657 को आप 34 से गुना करो, 4 7 28, 2 4 5 20 और 2 22, 2 4 6 24 और 2 26, 3 7 21, 2 3 5 15 और 2 17, 1 3 6 18 और 1 19, 8 2 और 1 3 6 और 7 13, 9 2 11 और 1 12 और 1 2। तो ये हो जाएगा हमारा 22338। ठीक है, ये हमारा क्या निकल आया है अब LCM। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन 7 में हमें 759 के अभाज्य गुणनखंड बताने हैं। ठीक है, इसके अभाज्य गुणनखंड का तरीका क्या होता है, ऐसे निकालते हैं हम अभाज्य गुणनखंड। ठीक है, ये 2 पर तो नहीं जाएगा क्योंकि इसके पीछे 9 है। अब हम 3 से देखते हैं क्या ये जाता है, 9 और 5 14, 14 और 7 21, 21 3 से भाग होता है तो ये 3 पे चला जाएगा। ठीक है, 3 दूनी 6, 7 में 6 गए 1, 3 5 15, 3 तिये 9, 3 और 5 8 और 2 10। अब नहीं जाएगा ये 3 पे। अब देखो ये किस पे जाता है, 4 पे भी नहीं जाएगा, 5 पे भी नहीं जाएगा, 6 पे नहीं जाएगा, 7 पे करके देखो, 7 तिये 21, नहीं 7 पे नहीं जाता, 8 पे, 8 तिये 24 नहीं जाता, 9 पे, 9 दूनी 18, 9 तिये 27 नहीं जाता, 10 पे भी नहीं, 11 पे, 11 दूनी 22, हाँ ये 11 पे जा रहा है, 11 दूनी 22, 5 में से 2 गए 3, 11 तिये 33। ठीक है, तो अब 23 तो किसी भी पहाड़े पे नहीं जाता, तो 23 खुद पे ही जाएगा। तो 759 के अभाज्य गुणनखंड क्या हो गए, 3 गुना 11 गुना 23। ठीक है, ये हमारा आंसर हो गया। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में हमारे से क्या पूछा गया है कि A1 बटे A2, B1 बटे B2 और C1 बटे C2 की तुलना करने पर रैखिक समीकरणों के युग्म 2x माइनस 3y बराबर 8, 4x माइनस 6y बराबर 16 होंगे। देखो हमें दो युग्म कौन से दिए हुए हैं, 2x माइनस 3y बराबर 8, 4x माइनस 6y बराबर 16। ठीक है, जब हमें A1 बटे A2 और B1 बटे B2, C1 बटे C2 की बात की जाती है तो हम कहाँ जाते हैं, वही अद्वितीय हल, अनेक हल या कोई हल नहीं है। ठीक है, तो A1 बटे A2 हमारा क्या होगा, यहाँ से A1 क्या है 2, B1 क्या है -3 और C1 क्या है 8, है ना। और यहाँ से A2 क्या है 4, B2 क्या है, B2 है -6 और C2 क्या है 16। ठीक है, तो अब A1 बटे A2 क्या हो जाएगा 2 बटे 4 यानी 1 बटे 2। ठीक है, और B1 बटे B2 क्या हो जाएगा -3 बटे -6 यानी 1 बटे 2 हुआ ये भी। ठीक है, अब हम निकालेंगे C1 बटे C2, 8 बटे 16, 8 एकम 8, 8 दूनी 16 यानी A1 बटे A2 जो है वो B1 बटे B2 के इक्वल आया, इसीलिए हमने आगे क्या निकाल लिया C1 बटे C2, वो भी इक्वल आ गया। तो जब तीनों इक्वल होते हैं तो हल कैसे होते हैं, अनेक हल होते हैं ना। जब तीनों इक्वल आ जाते हैं तो दो रेखाएं कैसी होती हैं, इसकी रेखा और इसकी रेखा दोनों आपस में समपाती होती हैं, है ना, ऐसी रेखाएं होती हैं। तो इस दशा में हल कैसे होते हैं, अनेक हल होते हैं। यहाँ कैसे हल होंगे, अनेक हल होंगे। और जब हल होते हैं, चाहे एक हल हो चाहे अनेक हल हो, तो ये बहुपद कैसे होते हैं, रैखिक समीकरणों के युग्म कैसे होते हैं, संगत। ठीक है, जब हल होते हैं तो युग्म कैसे होते हैं, संगत। ठीक है, तो रैखिक समीकरणों के युग्म कैसे हो जाएंगे, संगत हो जाएंगे। ठीक है, अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में हमें ये वाले युग्म दिए हुए हैं, x माइनस के वाई प्लस 4 इक्वल टू 0
और दूसरा दिया है 2x माइनस 6y माइनस 5 इक्वल टू 0। हमारे से ये पूछा गया है कि इन युग्म रैखिक समीकरणों के युग्म के अद्वितीय हल के लिए k का मान होगा। यानी हमें कह रहे हैं कि हल इनके कैसे हैं, अद्वितीय हल हैं। अब आप याद करो कि अद्वितीय हल कब होते हैं, अद्वितीय हल है इसीलिए क्या होता है, a1 बटे a2 जो है वो b1 बटे b2 के बराबर नहीं होता। ठीक है ना, तो यहां से a1 क्या है 1, b1 क्या है माइनस के, c1 क्या है 4, a2 क्या है 2, b2 क्या है माइनस 6, c2 क्या है माइनस 5। ठीक है, तो a1 बटे a2 क्या हो जाएगा 1 बटे 2। ठीक है, बराबर नहीं है b1 बटे b2 के, b1 क्या है k और b2 क्या है माइनस के 6। ठीक है, तो अब k का मान निकालने के लिए हम इन दोनों की क्या कर देंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई। ठीक है, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो, -6 बराबर 2k, तो k क्या आ जाएगा -6/2 यानी -k3। तो k का मान नॉट इक्वल है ना, तो यहाँ नॉट इक्वल आएगा। ठीक है, ये हम नॉट इक्वल लेके चल रहे थे ना, तो k का मान क्या नहीं होना चाहिए, -3 नहीं होना चाहिए। ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में हम कर रहे थे कि a1 बटे a2 और जब हमने b1 बटे b2 निकाला था तो b1 का हमारा मान जो था वो माइनस k था, यहाँ पर k लिखा गया तो यहाँ क्या आएगा माइनस का k। ठीक है, तो जब ये माइनस का k होगा तो ये माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, है ना, ये कट जाएगा। ठीक है, तो हमारा यहाँ जब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 के बराबर -6 नहीं 6 आएगा। ठीक है, तो ये आ जाएगा -3 की बजाय क्या आ जाएगा +3। ठीक है, तो k क्या नहीं होना चाहिए, 3 नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या दिया हुआ है हमें कि एपी का 11वां पद होगा। अब एपी हमें कौन सी दी हुई है, एपी दी हुई है 1, 5, 9। ठीक है, इसका हमें 11वां पद निकालना है। ठीक है, अब इसमें ए क्या हुआ, ए क्या है 1 ना, ए का मतलब पहली संख्या। ठीक है, और डी का मतलब सार्व अंतर कॉमन डिफरेंस, वो क्या होता है दूसरी संख्या में से पहली माइनस करो, तीसरी में से दूसरी माइनस करो, तो 5 - 1 या फिर 9 - 5 क्या आया 4। ठीक है, अब हमने क्या निकालना है 11वां पद, यानी हमने A11 या T11 निकालना है और इसका फॉर्मूला होता है A+10D। ठीक है, तो A कितना है 1 +10 और D कितना है 4। ठीक है, तो ये आ गया 1 + 10 चौके 40 यानी क्या आ गया ये 41। तो एपी का हमारा 11वां पद क्या हो जाएगा 41। ये हमारा आंसर हो गया। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या है, द्विघात बहुपद। ये द्विघात बहुपद दिया हुआ है, हमने इसके पहले तो शून्य ज्ञात करने हैं, फिर हमने क्या निकालना है, शून्यकों तथा गुणाकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। देखो पहले हम इसके क्या निकालेंगे शून्य। ठीक है, अब देखो इसके जब हम शून्य कैसे निकालेंगे, यानी हम इस द्विघात बहुपद के क्या बनाएंगे फैक्टर। ठीक है, अब मैं इसके फैक्टर बना लेती हूँ। शून्य ज्ञात करने के लिए पहले मैं इसको किसके बराबर रखूंगी शून्य के। ठीक है, तो अब कैसे फैक्टर होने चाहिए, जिनका प्लस कितना आए 7 और गुना कितनी आए 10। ठीक है, तो ऐसे फैक्टर कौन से होते हैं 5 और 2, तो 5x जमा 2x कितने हो गए 7x और 5 और 2 की गुना कितनी हो गई 10। ठीक है, प्लस के 10 बराबर 0। ठीक है, अब जोड़े बना लो दो दो के और पहली दो संख्याओं में से x कॉमन आ रहा है, तो x जमा 5
प्लस दूसरी दो संख्याओं में से 2 कॉमन आ रहा है तो अंदर क्या बचा x जमा 5 बराबर में 0। ठीक है, x प्लस 5 और x प्लस 2। ठीक है, अब दोनों को अलग अलग से 0 के बराबर रख दो। x प्लस 5 इक्वल टू 0, x प्लस 2 इक्वल टू 0। x क्या आ गया -5 और इधर से क्या आ गया -2। ये हमारे क्या हो गए शून्यक हो गए। अब हमने इनके शून्यकों तथा गुणाकों के संबंध की सत्यता की जांच करनी है। वो हम कैसे करेंगे, देखो हम उसके लिए क्या निकालेंगे, शून्यकों का योगफल और शून्यकों का गुणनफल। अब हम ये देखेंगे कि जो हमारे शून्यक निकलते हैं इनका योगफल और इनका गुणनफल क्या इससे भी सही होगा। जो हम यहां से निकालेंगे क्या वही योगफल और गुणनफल इस द्विघात बहुपद से निकलेगा। ठीक है, तो अगर ये दोनों इक्वल आएंगे तो हमारे जो है संबंध की सत्यता की जांच हो जाएगी। ठीक है, तो हम पहले अब इन दोनों का क्या निकालते हैं, योग, शून्यकों का योगफल। ठीक है, क्या हो जाएगा -5 और -2 को जोड़ो, क्या आ जाएगा -7 और शून्यकों का गुणनफल क्या हो जाएगा -5 गुना -2 यानी 10। ठीक है, अब मैं इस समीकरण से निकालती हूँ शून्यकों का योगफल और गुणनफल। शून्यकों का योगफल क्या होता है, शून्यकों का योगफल जो मैंने आपको फॉर्मूला बताया है उससे हमारा शून्यकों का योगफल होता है -b/a। ठीक है, तो यहाँ पर a हमारा क्या है 1, b क्या है 7 और c क्या है 10। ठीक है, तो यहाँ रखो, b की जगह 7 रखोगे और माइनस है तो ये माइनस का 7 और a क्या है 1, तो हमारा आ गया -7। -7 है, इधर भी हमने -7 ही निकाला है। ठीक है, तो अब हम क्या निकालेंगे, शून्यकों का गुणनफल। गुणनफल क्या होता है c/a। ठीक है, तो c कितना है 10 और a कितना है 1। देखो अब यहाँ पर 10 है, क्या यहाँ भी हमने 10 निकाला था, हाँ 10 निकाला था। तो अब आप इसको इक्वेशन नंबर 1, इसको 2, इसको 3 और इसको 4। ठीक है, क्या लिखोगे, समीकरण 1, 2, 3 तथा 4 से शून्यकों का योग तथा गुणनफल बराबर हैं, गुणनफल बराबर हैं, इसलिए शून्यकों तथा गुणाकों के बीच संबंध कैसा है, सत्य है। ठीक है, ये आप लिख सकते हो। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में हमें ये वाली द्विघात समीकरण दी हुई है 2x² प्लस x माइनस 6 इक्वल टू 0। हमने इसके मूल ज्ञात करने हैं। इसके मूल हम कैसे ज्ञात करेंगे, इसके मूल ज्ञात करने के लिए हम इसके क्या बनाएंगे, गुणनखंड। अब गुणनखंड कैसे होनी चाहिए, उनकी गुना तो होनी चाहिए -12 और जमा या घटा क्या होनी चाहिए 1। ठीक है, तो अब हम इसके फैक्टर बनाएंगे x, इसको और इसको लिख दो ऐसे का ऐसे, और बीच वाली रकम के बारे में सोचो। ऐसी दो रकमें जिनकी गुना आए -12 और जमा या घटा आए 1। ठीक है, 2 छिके 12 होता है, लेकिन 2 और 6 को माइनस करें या प्लस करें तो 1 नहीं होता। ठीक है, अब 3 पे आ जाओ, 3 चौके 12, 3 चौके 12 होता है और 4 में से 3 गए 1 होता है, इसलिए हमारे टुकड़े क्या बनेंगे 4 और 3। ठीक है, तो हमारा प्लस का 4 होना चाहिए क्योंकि हमें यहाँ प्लस का चाहिए, तो बड़ी रकम के आगे हम कौन सा साइन लेंगे, प्लस का। ठीक है, और माइनस का क्या होना चाहिए 3, क्योंकि हमें गुना में क्या चाहिए -12। ठीक है, अब जोड़े बना लो इनके और कॉमन ले लो। अब पहले दो में से 2x कॉमन आ रहा है, अंदर क्या आया x जमा 2। ठीक है, लास्ट के दो में से -3 कॉमन आ रहा है, अंदर क्या बचा x जमा 2 बराबर 0। ठीक है, अब x जमा 2 कॉमन ले लो, क्या बचा अंदर 2x माइनस 3 बराबर 0। ठीक है, अब दोनों को अलग अलग से 0 के बराबर रख दो, x प्लस 2 बराबर 0, 2x माइनस 3 बराबर 0।
ठीक है, तो x क्या आ जाएगा यहाँ से -2 और यहाँ से 2x बराबर 3, तो x हो जाएगा 3/2। ठीक है, तो हमारे जो है मूल क्या हो गए -2 और 3/2, ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में हमसे ये पूछा गया है कि 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं 7 से विभाज्य हैं। देखो, हमने अब 3 अंकों वाली संख्याओं से शुरू करना है। अब 3 अंकों की पहली संख्या तो होती है 100। ठीक है, हमने 3 अंकों वाली कौन सी संख्याएं लेनी है जो 7 से भाग होती हूँ। ठीक है, अब 100 को आप 7 से भाग करके देखो तो इससे आपको वो संख्या मिल जाएगी जो कि 7 से भाग होती है। देखो इसका तरीका, 7 एकम 7, 10 में से 7 गए, 3 ऊपर से लोगे 0। अब ये देखो 7 चौक 28 और सतु पंजू 35। ठीक है, अब या तो मुझे यहाँ 28 चाहिए या फिर क्या चाहिए 35। अब 28 तो हो नहीं सकता क्योंकि 28 के लिए यहाँ मेरा शेषफल 2 होना चाहिए था। ठीक है ना, अब 35 हो सकता है कैसे, अगर यहाँ 0 की जगह क्या हो जाए 5, तो मैं यहाँ 100 की जो लास्ट वाली 0 है इसकी जगह क्या कर देती हूँ 5। ठीक है, तो सतुपंजु 35। तो अब हमारी जो पहली संख्या है वो 100 नहीं, वो क्या है 3 अंकों वाली जो 7 से भाग होती है, वो कौन सी संख्या है 105। ठीक है, तो अब हमारी 3 अंकों वाली पहली संख्या तो हो गई 105। अब अगली कैसे निकालोगे, इसमें 7 जोड़ते जाओ क्योंकि 7 से भाग होने वाली निकालनी है। 105 में 7 जोड़ो 112, 112 में 7 जोड़ो 119, 119 में 7 जोड़ो 126। ठीक है, अब हम लास्ट वाली निकाल लेते हैं। अब जो लास्ट वाली 3 अंकों वाली संख्या होती है वो होती है 9 9 9। अब मैं चेक करती हूँ क्या ये 7 से भाग हो रही है, मुझे तो लेनी 3 अंकों वाली ही है और लेनी कौन सी है जो 7 से भाग भी होती हो। तो अब मैं इसको भाग करके देख लूंगी और मैं संख्या ढूंढ लूंगी। ठीक है, 7 एकम 7, 9 में से 7 गए 2, 9 उतारो 7 चौक 28, 9 में से 8 गए 1। अब देखो मैंने यहाँ लास्ट में 9 उतारा, अब 7 के पहाड़े में 19 तो होता नहीं है। ठीक है ना, तो 7 दूनी 14, 14 होता है। तो अब अगर इस 9 की जगह 4 होता तो मैं यहाँ 4 उतारती, है ना, तो ये पूरा पूरा भाग हो जाएगा, 7 दूनी 14। इसका मतलब 3 अंकों की आखिर वाली संख्या कौन सी होगी जो 7 से भाग होगी, 9 9 4। ठीक है, 9 9 4। ठीक है, अब आपको तरीका पता लग गया होगा कि कैसे निकालते हैं। ऐसे ही किसी से भी भाग देने वाला आ जाए आप वो संख्या निकाल सकते हो। ठीक है, अब हम इसमें क्या लगाएंगे, एपी लगाएंगे। ठीक है, क्योंकि हमें पता है सबका अंतर कितना है 7 और हमने ये निकालना है कि कितनी संख्याएं होंगी। अब इसमें तो बहुत सारी होंगी 3 अंकों वाली, 200 वाली लाइन में भी होंगी, 300 वाली में भी, 400 वाली में भी, है ना। तो अब हम उनको गिनने तो ना बैठेंगे या भाग तो नहीं करके देख सकते ना। तो इसका तरीका जो है वो हमें किससे पता लगता है, एपी से। ठीक है ना, एपी कितनी आसान बना देती है सम्स को। तो अब हम ए जो है वो हमारा यहाँ क्या हो गया 105। ठीक है, और डी हमारा क्या होगा 7। माइनस करके देख लो, दूसरी संख्या में से पहली, तीसरी में से दूसरी, तो डी क्या हो जाएगा 7। हमने निकालना क्या है कि कितनी संख्याएं 7 से विभाज्य हैं, यानी मुझे क्या निकालना है n। नंबर ऑफ टर्म्स बताना है ना मुझे कि कितनी संख्याएं, यानी मुझे क्या निकालना है n। अब जो लास्ट वाली संख्या है इसे हम क्या लेंगे an। ठीक है ना, an का फॉर्मूला क्या होता है एपी में, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, तो an हमारा क्या है, an है 994, यहाँ रख दो 994, और a कितना है 105 प्लस n हमने निकालना है n माइनस 1 और d हमारा कितना है 7। ठीक है, जब इसको सोल्व कर लो 105 प्लस 7n माइनस 7। ठीक है, अब 994 में से आप इसको इधर ले आओ, नहीं पहले इसको सोल्व कर लो। 105 में से 7 घटाओ, 15 में से 7 गए 8, 98 प्लस 7n। ठीक है, अब 994 माइनस में 98,
इक्वल टू 7n। ठीक है, 994 में से 98 माइनस करो, 14 में से 8 गए 6, 18 में से 9 गए 9, 8, 896 बराबर 7n। तो n हो जाएगा 896 बटे 7। ठीक है, अब इसको भाग दे के देखो n कितना आता है, 7 एकम 7, 8 में से 7 गए 1, ऊपर से 9 लोगे, 7 दूनी 14, 9 में से 4 गए 5, ऊपर से 6 लोगे, 7 56। तो n हमारा क्या आ जाएगा, 128। तो हमारी ऐसी 3 अंकों की कितनी संख्याएं होंगी जो कि 7 से विभाज्य होंगी, 128। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 14। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 14 में हमने ऐसे हमें स्टेटमेंट दी हुई थी, ऐसी दी हुई है हमें स्टेटमेंट, हमने इसका क्या निकालना है, बहुलक। ठीक है, तो मैंने इसे ऐसे लिख लिया। अब हम इसमें बहुलक निकालने के लिए सबसे बड़ी संख्या ढूंढते हैं f में से, यानी बारंबारता में से। ठीक है, तो इसमें हमारी जो है सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, 52 ना। ठीक है, इसको ध्यान ना, सॉरी कौन सी है, 61। ठीक है, तो हमारी सबसे बड़ी संख्या क्या है, 61। ये हमारा क्या हो जाएगा, f1। ठीक है, और इधर इसके 61 के सामने जाओगे तो ये हमारी लोअर लिमिट होती है और ये अपर लिमिट होती है। तो ये लोअर लिमिट में ये क्या हो गया, l। ठीक है, और ये हमारा क्या हो गया, f0। ठीक है, f1 से पहले f0, क्योंकि 1 से पहले क्या होता है, 0, याद रख लो ऐसे। और 1 के बाद क्या होता है, 2। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, f2। अब हम क्या लगाएंगे, बहुलक का फॉर्मूला। बहुलक का क्या फॉर्मूला होता है, l प्लस f1 माइनस f0 बाई 2f1 माइनस f0 माइनस f2। ठीक है, गुना में h। यहाँ क्या होता है, हमारे पास h होता है यहाँ पर। ठीक है ना, तो अब l क्या है हमारा, 60, यहाँ लिख दो 60। f1 क्या है, 61 माइनस 52 f0 बाई 2 f1, यानी 2 को f1 से गुना करोगे तो ये आ जाएगा 2 एकम 2, 2 छक्के 12, 122 माइनस f0 52 माइनस f2 38 गुना में h क्या होता है, इनका अंतर। ठीक है, 20 और 40 का अंतर, 0 और 20 का, इन सब में कितना अंतर है, 20 का ना, तो h कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको हम सोल्व करते हैं। 60 प्लस 61 माइनस 52 कितने हो जाएंगे, 9। ठीक है, बाई 122 माइनस, इन दोनों को ऐड करो, 8 और 2 10, 1 5 3 8 और 1 9, 90। ठीक है, तो ये हो जाएगा 60 प्लस 9 बटे 122 में से 90 घटाओ 2, 12 में से 9 गए 3, 32 गुना में 20। पहले गुना को हल करते हैं, प्लस को नहीं। तो अब ये कितना हो जाएगा, काटो, 10 पे कट गया, ये 16 पे, दोबारा से 2 पे कट रहा है, 2 पंजे 10, 2 अठे 16। ठीक है, तो ये आ जाएगा हमारा 60 प्लस 9 को 5 से गुना करोगे 45 बटे 8। ठीक है, अब इसका एलसीएम ले लो, 480 प्लस 45, ये हो जाएगा 5, 8 और 4 12, 4 और 1 5 बटे 8। ठीक है, तो अब इसको भाग करो, 525 को 8 से भाग करो, 525 को 8 से भाग करो, 8 39, 8 6 48, 12 में से 8 गए 4, ऊपर से 5 लोगे, 8 पंजू 40। ठीक है, 5.00 लोगे, यहाँ भी पॉइंट आ जाएगा, तो 8 6 48, 10 में से 8 गए 2, 8 दूनी 16। ठीक है, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा 65.62। ठीक है, ये हमारा क्या आ गया, बहुलक। समझ आ गई होगी अच्छे से। ठीक है, तो अब ये आपका क्वेश्चन 3 मार्क्स का था, क्वेश्चन नंबर 14 ही है आपके, 14 तक है। तो ये आपका क्वेश्चन पेपर कंप्लीट हो चुका है, इसे आप अच्छे से कर सकते हो। ओके, थैंक यू।